वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट का 2023 का शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर पहले हम सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर की हम ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने 6 वीडियोस के अंदर डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको चैनल पर यूजीसी नेट के अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन जो सीरीज़ है वो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। आपको उत्पादक का जो सरप्लस है वो निकालना है। आपके पास डिमांड फंक्शन है, आपके पास सप्लाई फंक्शन है। एक्स इन्होंने कहा है आपको क्वांटिटी को मानना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें प्राइस फंक्शन और जो सप्लाई फंक्शन है ना, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वल प्रूफ करके क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आपकी क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप यहाँ से प्राइस निकालोगे। उसी के बाद आप क्या करोगे, प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूले में इसको क्या कर दोगे, डाल दोगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइस और क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिमांड और सप्लाई को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, डिमांड हमारी इक्वल होती है सप्लाई के, ये कंडीशन हम सब लोगों को पता है। तो ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन 3x² - 20x + 5। अगर सप्लाई फंक्शन की बात करें 15 + 9x इक्वल हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। 3x² ऐसे कैसे रहा, माइनस का क्या हो गया 29, क्योंकि यहाँ 9x प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा 20 में 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 29x माइनस का 10, क्योंकि प्लस का 5 है तो ये अगर इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आपकी, ठीक है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करोगे, -b + -b² -4ac √2/a। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ कर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको पता है a की जो वैल्यू है आपकी क्या है 3 है, b जो है आपका कितना है -29, c की जो वैल्यू है आपकी क्या है -10। ये आप लोगों को पता है। बस आपको क्या करना है, अब जो है इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। देखिए माइनस का b की वैल्यू आपकी -29 थी तो माइनस का 29, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का माइनस है और ये आपका फॉर्मूले का माइनस है, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर। फिर आपको प्लस माइनस का निशान लगाना है, b का स्क्वायर करना है, तो आप -29 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने सीधा 29 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या है -4ac, माइनस का 4 एज इट इज रहने दिया। a के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। 3 पुट करने के बाद c के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, -10 पुट कर दिया। और अपॉन में क्या है 2a, 2 के प्लेस पर 2, a के प्लेस पर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सोल्व कीजिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 29 हो गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस हमने एज इट इज रहने दिया। 29 को स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा 841 आ गया। और इधर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में, प्लस हो जाते हैं। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120 और 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 6। अब आपने क्या करना है 841 + 120 इनको प्लस कर देना है तो आपका आ जाएगा 961। 961 का आप क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो, अभी 29 यहाँ आप लिख दोगे, अपॉन में आपका 6 रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए जब आप 961 का क्या करते हो, अंडर रूट करते हो, तो आपका क्या आएगा 31 आएगा। क्या आएगा 31 आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है 29, इधर प्लस माइनस निशान रहेगा,
प्लस माइनस 31/6। इतना आपको समझ आया। आपको क्या करना है, एक बार 31 को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, क्योंकि क्या था, प्लस और माइनस दोनों ही साइन होते हैं इस फॉर्मूले में। तो हमने क्या किया, 29 प्लस 31/6, तो यहाँ आपका 60/6, एक एक्स की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 आ गई। दूसरी जो एक्स की आपकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी रहेगी, एक बार आपने प्लस पुट किया, एक बार आप 31 को माइनस पुट कीजिए। जब हमने यहाँ पे माइनस पुट किया तो आपका जो आंसर आया -2/6। अब आप बताइए, क्या आपकी क्वांटिटी कभी नेगेटिव में होती है, नहीं होती। इसलिए हम जो x की वैल्यू है वो क्या मान लेंगे, x की वैल्यू हम 10 मान लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से प्राइस की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब हमारे पास प्राइस हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी, तो हम जो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला है उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। अब देखिए, ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ये हमारा यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन था 15 + 9x। ये हमारे पास प्रोड्यूसर जो सरप्लस है उसकी इक्वेशन गिवन है सप्लाई साइड की। तो यहाँ पर x के प्लेस पर मैंने 9 10 पुट किया। जब आप x के प्लेस पर 10 पुट करते हो तो आपकी जो प्राइस की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 105 आपका प्राइस है। क्वांटिटी आपकी 10 है। आपको कुछ नहीं करना, प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला है वो लगाना है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई साइड। ठीक है, यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए वही किया गया है। प्राइस हमारा क्या था, 105, क्वांटिटी 10 थी, और ये हमारी सप्लाई साइड इक्वेशन थी 15 + 9x। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब 105 × 10 करोगे तो 1050 आ जाएगा, माइनस का निशान रहेगा। उसके बाद जब आप 15 का इंटीग्रेशन करोगे तो 15x हो जाएगा, प्लस 9x करोगे, 9x का इंटीग्रेशन करोगे तो 9x² आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें हम क्वांटिटी की जो वैल्यू है x के प्लेस पर क्या करेंगे, क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट्स लगती हैं इसमें। अब देखिए, जब हमने क्वांटिटी की वैल्यू को पुट किया तो क्या हुआ, हमने x के प्लेस पर पहले 10 पुट किया, हमने फिर यहाँ 10 पुट किया। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो 150, यहाँ आपका 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 950/2 450। तो आप 1050 में से 600 को माइनस करते हो तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस जो है 450 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। और उस क्वेश्चन में आपके जिस भी ऑप्शन में 450 गिवन होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर 4ac वाला फॉर्मूले को पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए, जो हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी वही है, लेकिन वहाँ पर शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर में आपसे प्राइस इलास्टिसिटी पूछा हुआ था। यहाँ पर इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर दिया। बाकी कोई चेंज नहीं है, स्टेटमेंट में भी कोई चेंज है ही नहीं। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है QA = 100 - 2PA प्लस 0.2Y प्लस 0.3 PB। आपको इनकम इलास्टिसिटी जो है उसको फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब देखिए, आप लोगों को पता है जो इनकम इलास्टिसिटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी में, कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम और इनकम बाय क्वांटिटी, ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास डिमांड फंक्शन आप लोगों को पता है गिवन है, इक्वेशन जो है गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन में प्राइस के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन अब हमें इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो इनकम के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। जब हम इनकम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.2 y के प्लेस पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ गई, 0.2, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए और क्वांटिटी ऑफ ए होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास क्वांटिटी नहीं गिवन है, प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, ये यहाँ पर डल जाएगी, प्राइस ऑफ ए गिवन है। तो इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशन है
इसके अंदर प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी और इनकम को जब आप पुट करोगे तब आपके पास क्वांटिटी ऑफ ए जो है वो निकल जाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर प्राइस ऑफ ए, इनकम और प्राइस ऑफ बी को पुट किया और यहाँ से क्या किया, क्वांटिटी ऑफ ए को आपने निकाला तो आपकी क्वांटिटी ऑफ ए जो है वो 191 जो है निकल कर आ गई। ठीक है, अब आपके पास इनकम भी है, क्वांटिटी भी है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, जो इनकम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको पुट कर देना है। इनकम इलास्टिसिटी का जो चेंज वाला था वो हमने वैल्यू 0.2 निकाली तो मैंने 0.2 पुट कर दी। चेंज इन इनकम, इनकम हमारी कितने की बनती, 500 की बनती, अपॉन में आपके पास क्वांटिटी जो थी वो कितने की बनती, 191, अभी हमने निकाल ली, इसको पुट किया। अब 0.2 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आएगा और यहाँ 191 के साथ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर 0.52 जो है आपका राइट आंसर निकल जाएगा। यही जो है ये क्वेश्चन है। तो यूजीसी नेट में क्या है, यूजीसी नेट में पहली शिफ्ट में आपसे इसी की प्राइस इलास्टिसिटी पूछ ली, अब यहाँ आपसे वही स्टेटमेंट देकर इनकम इलास्टिसिटी जो है वो पूछ ली। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने निकाला है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका शिफ्ट 1 से ही आया है। यहाँ पर देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बोला गया है। ये बोला है CES प्रोडक्शन फंक्शन है, उसमें जो इलास्टिसिटी का जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। अब ये बताया गया है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कि जो P है, जो आपकी रो होती है उसकी वैल्यू 0 आएगी, या आपकी रो की वैल्यू 1 आएगी, या रो की वैल्यू -1 से 0 तक रहेगी, या फिर 0 से इन्फिनिटी तक रहेगी। ये वाला क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 से ही आया है। शिफ्ट 1 में बस क्या पूछा था इन्होंने, वहाँ पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना था, और हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इसमें क्वेश्चन में चेंज कर दिया। इन्होंने अब हमसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने हमें बता दिया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो तो होती है ग्रेटर देन 1। ये इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। अब आपसे CES प्रोडक्शन फंक्शन में जो आपकी रो होती है ना उसकी वैल्यू को इन्होंने पूछा है कि उसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को लेकर वो काफ़ी अच्छी हो जाए। अब देखिए अभी अभी हमने बात की कि इन्होंने क्या बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है। आपकी CES प्रोडक्शन फंक्शन में जो रो की वैल्यू होती है ना, रो जो P मैंने बोला है आपको, रो की वैल्यू आपकी माइनस से लेकर 0 तक रहती है। तो माइनस से 0 तक, या आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये वाला ऑप्शन गिवन है कि जो रो की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से और 0 से ज़्यादा होगी। तो ये वाली हमारी ऑप्शन नंबर 3 वहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको पुट भी कर लेते हैं। अब हमने क्या बोला है क्वेश्चन में कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो हमने पुट क्या कर दिया कि हम 2 को पुट कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, 1/1/रो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 को पुट किया, 1/1 प्लस रो। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या किया है, इसके बाद हमने क्या किया है, 2 1 प्लस रो इक्वल 1, और यहाँ से जब हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया 1 - t = 2p, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, -0.5। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ तक रहेगी, लेस देन रहेगी 0 से। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, शिफ्ट 1 में आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पूछी थी, तो वहाँ पर तो आपकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक जाती है 0 से। लेकिन यहाँ पर आपसे जो CES प्रोडक्शन फंक्शन में आपकी रो होती है उसकी वैल्यू पूछी थी, जो कि हमारी -1 से 0 तक जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है एक लॉजिट मॉडल। हम क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में लॉजिट प्रोबिट का जो मॉडल है उसको करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें ऑड रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाए, ऑड रेशो 1 से कम होकर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आपको लॉजिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल कर आएगी।
क्या होता है, ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स के अंदर जब हम लॉजिट प्रोबेबिलिटी का मॉडल करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। हम किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे ओड्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम ओड्स के रेशियो को घटा देंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई, ओड्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जब ओड्स की वैल्यू जो है घट जाती है तो लॉजिट की जो वैल्यू निकल कर आती है ना, लॉजिट को जब हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पर लॉजिट की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आती है, नेगेटिव निकल कर आती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है गिवन रिग्रेशन मॉडल। आपके पास एक रिग्रेशन मॉडल गिवन है, ये वाला y इज अल्फा प्लस बी एक्स प्लस बी टू एक्स माइनस एक्स स्टार डी प्लस u1 डमी वेरिएबल इज यूज फॉर। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है डमी वेरिएबल्स में है। डमी वेरिएबल में ये बोला गया है ये वाला जो इक्वेशन है हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डमी वेरिएबल में अलग अलग केस होते हैं, पीस वाइज डमी वेरिएबल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज को चेक करते हैं तब डमी वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है जब ना एक्स स्टार, एक्स का एक लेवल होता है उसमें हम एक्स स्टार जो हमने एक माना होता है उसको माइनस करते हैं ना, तो हम वहाँ पर पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप जो है ना डाटा का उसको चेक करते हैं। उसमें ना आपको एक डमी वेरिएबल में आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, लीनियर पीस वाइज रिग्रेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट। उसमें ना एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि जैसे जैसे अगर आपको सेल इंक्रीज करनी है, एक प्रोड्यूसर होता है उसको क्या करनी होती है, सेल इंक्रीज करनी होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, सेल वाले कमीशन, जो सेल को इंक्रीज करने वाले लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। तो वहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया है कि किस तरीके से एक थ्रेश होल्ड तक एक वाई स्टार एक लेवल होता है, वहीं तक क्या होता है सेल और कमीशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है आपकी सेल जो होती है वो जो होती है उसमें एक बैकवर्ड बैंड आ जाता है, और वहाँ पर हम डमी वेरिएबल डी की जो वैल्यू होती है 0 और 1 पुट कर कर, मतलब वैल्यू को एज्यूम करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस वाली इक्वेशन मतलब ये जो x1 माइनस एक्स स्टार का जो लेवल है इसका यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के अंदर पीस वाइज लीनियर रिलेशनशिप कितना है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन। एक प्लेयर है जिसने 2 कॉइन को टॉस किया है, वो कहता है कि ही विन 5 रुपीज़, वो 5 रुपये जीतेगा अगर उसके 2 हेड आते हैं, एंड वह 2 रुपये जीतेगा अगर उसका 1 हेड आता है, और वो अगर उसका कोई भी हेड नहीं आता तो उसे 1 रुपया मिलेगा। अब ये बोला गया है कि उसको एक्चुअल में जो गेन होगा वो कितना होगा, ठीक है। आपको समझ आया, 5 रुपये जब मिलेंगे जब आपके 2 हेड आएंगे, 2 रुपये जब मिलेंगे जब आपका 1 हेड आएगा, उसके बाद आपका अगर कोई हेड नहीं आता तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहली बात आपने क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने हेड आते हैं। सबसे पहली बात आपके पास कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, और 2 कॉइन में जो प्रोबेबिलिटी सैंपल साइज बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो आपका हेड हेड आ सकता है, एक हेड टेल आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है, एक टेल टेल आ सकता है। तो कॉइन आपने 2 उछाले, आपकी जो प्रोबेबिलिटियाँ बनेंगी वो क्या बनेंगी, 4 बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि हमारे 2 हेड आए, कि अगर हमारे 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और कितना सैंपल साइज है 4, हमारे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। और इन्होंने क्या बोला है कि 1/4 तो है, लेकिन अब आपको 5 रुपये मिलेंगे अगर अब आपका 1/4 आया। तो हमने क्या किया, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5/4 आपका एक्सपेक्टेड गेन आ गया अगर आप एक हेड, आपके 2 हेड आते हैं। अब आप नीचे चलिए, अभी तो हो सकता है ना कि आपकी एक ही हेड आए, एक हेड आना कब पॉसिबल है, एक हेड आपका तब आ सकता है जब हेड टेल आए, एक हेड आपका तब आ सकता है जब टेल हेड आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड की प्रोबेबिलिटी है 2, सैंपल साइज है 4, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है एक हेड आने की वो कितनी है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी
2/4 या हम कह सकते हैं 1/2 और 1/2। और इन्होंने क्या है, आपको पैसे कितने मिलेंगे, अब पैसे आपको मिलेंगे 2 रुपये। तो 2 से आपका 2 कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड गेन कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। पहले वाले में आपका क्या निकल के आया था, 5/4 रहा था। अब तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में देखिए आप, तीसरे केस में क्या है, अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, अब आपका कोई भी हेड नहीं आता, तब क्या है, आपका एक ही केस है जब आपका हेड नहीं आता, वो है चौथा केस। तो आपके एक बार भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/4 रहेगी। जब आपका एक बार भी हेड नहीं आता तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, आपको 1 रुपया मिलेगा, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1/4। अब देखिए आपका 3 केस रहे, पहले वाले में आपका एक्सपेक्टेड गेन 5/4 था, सेकंड वाले में 1/1 है, थर्ड वाले में आपके पास 1/4 है। जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगी तो आपका यहाँ से 5, यहाँ से आपका जो आएगा 10 आएगा, तो आप 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 2.5। तो इसका मतलब आपको समझ आया कि आपका जो एक्सपेक्टेड गेन है, देखिए यहाँ पर मैंने करके भी दिखाया हुआ है, आपका जो एक्सपेक्टेड गेन है 2.5 रहेगा। तो 2.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है A simultaneous equation model OLS can apply directly if साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, उसमें अगर आपको डायरेक्ट OLS अप्लाइड करना है तो कब हो सकता है। तो अगर आपको OLS को अप्लाई करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन पर तो आपका मॉडल कैसा होना चाहिए, तो आपका मॉडल रिकर्सिव होना चाहिए। ये क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का जो आपका रिकर्सिव मॉडल वो होता है जहाँ पर ऑल कोज इफेक्ट आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब जैसे प्राइस के बढ़ने से आपकी क्या हो जाए, प्राइस और आपके 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, एक में चेंज होने से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़े, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है कि एक ही डायरेक्शन है उसकी, कि अगर एक्स में चेंज होगा तो सिर्फ वाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, वरना इकोनोमेट्रिक्स की टर्म्स में काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन पर OLS तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका मॉडल क्या हो, रिकर्सिव मॉडल हो। अब मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि रिकर्सिव मॉडल जो है वो क्या होता है। रिकर्सिव मॉडल वो मॉडल जब 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे पर पड़े, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसकी कि अगर एक्स में कोई भी चेंज हो रहा है तो वाई पर ही क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या है, जो इम्पैक्ट है, कोज और इफेक्ट क्या है, वो है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मतलब उनकी एक ही डायरेक्शन है कि एक्स में चेंज हो रहा है तो सीधा इम्पैक्ट वाई पर पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन है। और इसके अंदर भी एक इक्वेशन होती है, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस टर्म होती है जिसको हम एरर बोलते हैं। जो एरर टर्म है वो अनकोरिलेटेड होगी। ये वाली डेफिनेशन होती है रिकर्सिव मॉडल की। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे यही पूछा था कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन पर OLS कब अप्लाई कर सकते हो, तो हम कहेंगे अगर हमारी इक्वेशन रिकर्सिव मॉडल की है तब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, हमसे क्वेश्चन में पूछा है। इस स्कीम को 15 अगस्त 1983 को इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया था और ये 6th 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसकी अनाउंस डेट क्या है, मतलब कब उसको लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 2015 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई थी, 15-20 वाली। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हमसे पूछे हैं, डॉक्टर YV रेड्डी जो है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जमींदारी टेन्योर वाज इंट्रोड्यूस बाय। जमींदारी जो प्रथा थी उसका जो टेन्योर सिस्टम था वो जो है कब इंट्रोड्यूस, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था।
तो अगर हम बात करें लॉर्ड कार्निवोलस ने जो है ये जो है वो पर्सन थे जिन्होंने भारत के अंदर जमींदारी प्रथा जो थी सिस्टम जो है लागू किया था, और 1793 के आसपास की ये बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नॉन मार्केट इन्वायरमेंटल गुड। यहाँ पर ये बोला गया है कि उन वस्तुओं के सेवाओं की बात की गई है जिनका मार्केट में प्राइस डिसाइड नहीं होता। जैसे कि कुछ गुड्स होती है इन्वायरमेंटल गुड्स, जैसे आप बात करो क्लब गुड्स की बात करो, ठीक है, कॉमन पूल रिसोर्सेज हैं वो सारे, वो क्या इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, तो उनके बारे में क्या जो बात सही है। अब देखिए जो चीज़ें इन्वायरमेंट की होती हैं तो उनका भी कोई ना कोई प्राइस आपको डिसाइड करना पड़ता है, तो उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है इन्वायरमेंटल गुड्स में आप किसी को यूज़ करने से रोक नहीं सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, बट राइवल इन कंजप्शन होता है, पर प्रतियोगिता तो होती है कंजप्शन में। जैसे कि मान लो आपके पास कॉमन पूल रिसोर्सेज है, एक पॉन्ड है, वहाँ पर मछलियाँ जो हैं उसमें हैं, तो वो इन्वायरमेंटल है, वो इन्वायरमेंटल गुड है, मछलियाँ हैं वहाँ पॉन्ड में, तो उन मछलियों को निकाल तो कोई भी सकता है, तो इसका मतलब आप किसी को भी उस पॉन्ड से मछली निकालने से रोक नहीं सकते, तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, बट राइवल इन कंजप्शन है। राइवल इन कंजप्शन का मतलब है अगर एक पर्सन ज़्यादा मछलियाँ निकाल लेगा तो दूसरा पर्सन जो आएगा वो कम मछलियाँ निकाल पाएगा, तो यहाँ पर कंपटीशन है, राइवलनेस तो है। तो इसीलिए जो गुड्स नॉन इन्वायरमेंटल होती हैं, मतलब नॉन मार्केटेबल गुड्स होती हैं, मार्केट में जिनका प्राइस डिसाइड नहीं होता, लेकिन वो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज होती हैं, तो उनकी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है कि उसको नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल इन कंजप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 25 तक सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।